चलिए दोस्तों, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए आज हमने ना फिजिक्स का ये टॉपिक लाया है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के वजह से ना किसी भी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कैसे फाइंड करें। ठीक है ना, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल आपका दिया हुआ है तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के वजह से ना इसके किसी भी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड करें। ठीक है ना, चलिए और विस्तार से समझते हैं कि देखिए पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि पॉइंट पी जो है वो कभी एक्सियल पोजीशन में था, मतलब इसके एक्सिस के सामने था, है ना, एक्सिस पर ही प्रेजेंट था। और एक पढ़े थे इक्वाटोरियल पोजीशन में जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होता था। ठीक है, लेकिन अब पॉइंट पी न तो एक्सियल पोजीशन में है न ही इसके परपेंडिकुलर मतलब एक्सियल पोजीशन पे है, बल्कि ये पॉइंट पी सिर्फ और सिर्फ ना कोई भी पॉइंट पर प्रेजेंट है, किसी भी पोजीशन पर प्रेजेंट है। ठीक है ना, तो और उस पॉइंट पी पर देखिए ये पॉइंट पी एक्सियल पोजीशन में नहीं ना, इधर तो नहीं है ना, और इक्वाटोरियल पोजीशन मतलब परपेंडिकुलर लाइन पर भी नहीं है, ये अपने से इधर कहीं पर प्रेजेंट है। ये पॉइंट इधर भी इधर भी इधर भी ऐसे ऐसे किसी भी पॉइंट पर इधर भी हो सकता है। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें किसी भी पॉइंट पर फाइंड करना है इलेक्ट्रिक डाइपोल के वजह से। तो चलिए हम लोग करेंगे क्या, तो देखिए पहले मैं जो अभी आपको बताया उस फिगर के बारे में लैंग्वेज में आपको परिचय करवाता हूँ। कोई इन द गिवन फिगर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज गिवन ना, गिवन फिगर में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया हुआ है एंड वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है एट एनी पॉइंट पी, किसी भी पॉइंट पी पर। द पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी इज आर थीटा। पॉइंट पी का पोलर कोऑर्डिनेट आर थीटा है ना। पोलर कोऑर्डिनेट मतलब क्या कि ओ से पी की डिस्टेंस जो है वो आपका आर दिया हुआ है, और ओपी लाइन जो है मतलब पी पॉइंट को ओ से ज्वाइन करने वाला जो लाइन ओपी है वो ना इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। बस समझ में आया। पोलर कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ, ये आर इसका ओ से पी तक का डिस्टेंस है आर, और ये थीटा जो है ना ओ पी और एक्सिस ए बी के बीच का एंगल है। ठीक है, तो ये ओ पी क्या है मेरा आर हो जाएगा, ओ पी क्या है मेरा आर, और कोण पी ओ बी एंगल पी ओ बी का वैल्यू थीटा दिया हुआ, एंगल पी ओ बी का वैल्यू थीटा दिया हुआ। अब चलिए अब एक बात मैं बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक डाइपोल ये आपका जो यहाँ पर फिगर में दिखाया गया है उस इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या है, पी है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन किधर होता है, तो एक्सिस के अलोंग होता है ना, एक्सिस के अलोंग होता है। तो मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल जो आपको दिखाई दे रहा है उस इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मूवमेंट पी है। ठीक है, अब इस पी का देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, नाउ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ सिस्टम इज पी व्हिच डायरेक्शन इज अलोंग द एक्सिस ऑफ डाइपोल, जिसका डायरेक्शन किधर है, अलोंग द एक्सिस ऑफ डाइपोल, डाइपोल के एक्सिस के अलोंग, है ना, बताया भी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जब आप लोगों को पढ़ाए थे। ठीक है, मतलब दैट इज फ्रॉम ए टू बी, किधर से किधर, फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, तो चलिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पी है जिसका डायरेक्शन एक्सिस के अलोंग है, मतलब ए से बी की तरफ है, मतलब माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की तरफ है। अब एक बात बताने वाले हैं हम, गौर से आप लोग सुनिएगा कि ये जो P है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, उसका हम कंपोनेंट तोड़ना चाहते हैं।
मतलब कंपोनेंट मतलब सटा कॉस थीटा हटा साइन थीटा। तो बताइए ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P है किसके साथ सट करके थीटा एंगल बना रहा है? इसके साथ, ये OP के साथ, ये OP इसी के साथ सट कर बना रहा है, OP के साथ सट करके ये जो P है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वो थीटा एंगल बना रहा है। तो सटा कॉस तो इधर जाएगा, तो इसलिए इधर क्या हो जाएगा, P का एक कंपोनेंट हो जाएगा, जिसको न P का एक कंपोनेंट होगा हम P कॉस थीटा बोलेंगे, सटा कॉस थीटा, ठीक है। और इसको हम लोग क्या मान लिए, P1 मान लेते हैं, ठीक है। दो भाग में तोड़ेंगे, एक सटा कॉस थीटा, दूसरा हटा साइन थीटा। तो हटा साइन थीटा को हम P2 मान लेंगे। तो ये थीटा सटा हुआ था और ये हटा हुआ भाग क्या हो जाएगा, इधर P का एक कंपोनेंट हुआ ना P साइन थीटा, ठीक है। और ये क्या है, P2, इसको P2 लेट कर लिए, ठीक है ना। तो यहीं पर देखिए इसको लैंग्वेज में बताया है कि द कंपोनेंट ऑफ P अलोंग OP इज P1, ना कंपोनेंट ऑफ P का एक कंपोनेंट जो है OP के डायरेक्शन में, OP के डायरेक्शन में कितना है, P cos थीटा, और OP के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब हम कंपोनेंट तोड़े तो क्या आया, P sin थीटा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P था, P का एक कंपोनेंट हम तोड़े किसके डायरेक्शन में, तो OP के डायरेक्शन में तोड़े तो P cos थीटा आ गया, और OP के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तोड़े तो P sin थीटा हो गया। एक मन में क्वेश्चन भी चल रहा होगा आपके कि सर आप कैसे बोल रहे हैं, ये परपेंडिकुलर ही है सर। आपको पता है ना कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का मतलब P का कंपोनेंट तोड़ते हैं तो हमेशा कंपोनेंट परपेंडिकुलर ही होता है। तो सटा कॉस हटा साइन जब भी टूटते हैं तो परपेंडिकुलर ही टूटते हैं। तो P cos थीटा इधर हो गया, P sin थीटा इधर होगा। P cos थीटा को P1 लेट कर लिए, P sin थीटा को P2 लेट कर लिए, ठीक है। लैंग्वेज अब थोड़ा पढ़ लीजिए कि द कंपोनेंट ऑफ P along OP is P cos थीटा is P1 किसको बोल रहे हैं, P cos थीटा को, ठीक। एंड द कंपोनेंट ऑफ P परपेंडिकुलर टू OP इज, परपेंडिकुलर OP मतलब OP के परपेंडिकुलर इज P2 माने P sin थीटा। आपको नीचे लिख भी दिया, P1 बराबर P cos थीटा, P2 बराबर P sin थीटा। अब देखिए थ्योरी जो हम बताने वाले हैं अभी उसको बहुत ढंग से समझिएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब रेडी हैं ना आप लोग, तो चलिए बिल्कुल कंसंट्रेशन होनी चाहिए हमारे लेक्चर पे, बातों को ध्यान से सुनिएगा और जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कॉपी पे वहाँ पे आपका ना गौर आप कीजिएगा बहुत कंसंट्रेट होकर के। तो चलिए देखिए ये क्या है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल था और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो गया P, और इस P का दो कंपोनेंट हम तोड़े ना, सटा कॉस हटा साइन, P cos थीटा P sin थीटा, जो कि दोनों परपेंडिकुलर है। अब सुनिए मेरा मकसद क्या है, मेरा मकसद है कि इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग फाइंड करने के लिए दो मेथड यूज करते हैं। एक चार्ज वाला फार्मूला लगाते हैं, ठीक है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q/r²। ये चार्ज का फार्मूला हो गया, चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फार्मूला है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/r²। तो Q लिख रहे हैं मतलब आप चार्ज का प्रयोग करके फार्मूला लगाएं। और एक फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का कि डाइपोल मूवमेंट का प्रयोग करते हैं। याद रखिए एक्सियल पोजीशन में आप बोलते थे ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट P/r³ या 2P/r³, ये जो फार्मूला हम लोग पढ़ते थे ना, वो क्या होता है एक्सियल पोजीशन में आप लोग को पता है ना कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट ना 2P/r³ और
इक्वाटोरियल पोजीशन में बताया तो 1/4πε0 ना P/RQ। तो ये कौन सा फार्मूला हुआ? ये भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ही निकालने का फार्मूला हुआ, लेकिन ये जो फार्मूला होता है किसके लिए ना यूज किया जाता है? तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के प्रयोग करके ये फार्मूला लगा है। और 1/4πε0 जैसे देखिए ना बाबू, 1/4πε0 Q/r² करते हैं आप, तो ये चार्ज का ना आप यूज करके फार्मूला लगाएं। और यही फार्मूला अगर आप ऐसा लिखते हैं 1/4πε0 ना 2P/r, तो ये वाला भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला लगाएं, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, लेकिन ये है कि आप इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के प्रयोग करके फार्मूला बना है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और ये जो है चार्ज का प्रयोग करके बना है इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर निकाल लेंगे, वो हम इस फार्मूला का प्रयोग करके निकाल लेंगे, मतलब ये वाला इलेक्ट्रिक डाइपोल का प्रयोग करके निकालेंगे। तो देखिए अब एक बात बताइएगा कि ये आपका P था इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इसको दो भाग में तोड़े, P cos थीटा P sin थीटा, तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का ही ना एक भाग है P cos थीटा। अगर P इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड है ये, और P इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है, तो P cos थीटा भी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट ही होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होगा, है ना। अब जब जैसे बताया ना, जैसे ये एक मान लिया जाए एक बड़ा सा आपका आयरन है, लोहा है, और इसको दो भाग में बांट दीजिए, तोड़ दीजिए, ठीक है, तो ये दोनों भाग भी लोहा ही न रहेगा। तो वही बात बता रहे हैं कि अगर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है तो इसको दो भाग में तोड़े, P cos थीटा P sin थीटा, तो ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट ही रहेंगे। अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के लिए ये जो P पॉइंट पड़ेगा वो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के लिए P पॉइंट एक्सियल पोजीशन में पड़ जाएगा। गौर कीजिए, ये देखो, ये क्या है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल था -Q +Q, और इलेक्ट्रिक डाइपोल के वजह से प्रोड्यूस हुआ क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। और इसी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का दो भाग हुआ, मतलब दो घटक हुए, कंपोनेंट हुए, P cos थीटा P sin थीटा। अब इस P cos थीटा के रिस्पेक्ट में देखें तो P पॉइंट इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के एक्सियल पोजीशन में है P पॉइंट, ठीक है। और इसके रिस्पेक्ट में देखें, ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का ये पार्ट जो है, कंपोनेंट जो है P sin थीटा, इसके रिस्पेक्ट में देखें तो P को आप गौर से देखिए, ये क्या है ना, परपेंडिकुलर आपको दिखाई दे रहा है, मतलब पॉइंट P sin थीटा के रिस्पेक्ट में इक्वाटोरियल पोजीशन में पड़ता है, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, अगर P cos थीटा मतलब P के चलते इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के वजह से टोटल मूवमेंट आपका P है, और P को दो भाग में तोड़े, P cos थीटा P sin थीटा, तो पहले आप P cos थीटा के वजह से इस फार्मूला का उपयोग करके 1/4πε0 जो आपका डाइपोल वाला फार्मूला होता है उसका प्रयोग करके P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। फिर P sin थीटा के वजह से ना P पॉइंट पर डाइपोल वाला फार्मूला लगा करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देंगे, और दोनों को वेक्टर मेथड से जोड़ देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होता है। बात समझ में आया ना। चलिए अब याद रखिए, अब जब आप P पॉइंट पे इस डाइपोल P cos थीटा या P cos थीटा डाइपोल मूवमेंट के वजह से जब P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिएगा तो एक्सियल पोजीशन में ना है P पॉइंट, देखिए एक्सियल मतलब इसी को ना डॉट आगे करके इसी लाइन पे ना प्रेजेंट है, तो ये एक्सियल पोजीशन में पॉइंट P है। तो जब एक्सियल पोजीशन में पॉइंट P प्रेजेंट रहता है तो आपको एक्सियल वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, और अगर इसके चलते अगर आप निकालेंगे तो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको ये देखिए इसके परपेंडिकुलर है, तो आपको इक्वाटोरियल वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, इक्वाटोरियल पोजीशन वाला। तो आप देखिए, जो मैं बात आपको समझाया अब उसको लैंग्वेज में हम यहाँ पर लिख दें ना। यहाँ पर देखिए जो बोले हम उसको अब लैंग्वेज में समझाते हैं कि सिंस पॉइंट P इज इन एक्सियल पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू कंपोनेंट P1, ये जो पॉइंट P है वो कंपोनेंट P1 के रिस्पेक्ट में एक्सियल पोजीशन में है, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी, तो पॉइंट P पर इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो याद रखिए, क्योंकि इस डाइपोल के वजह से पॉइंट P एक्सियल पोजीशन में, और एक्सियल पोजीशन में फार्मूला क्या होता है, सब लोग बोलिए 1/4πε0 2P/RQ,
होता है ना एक्सियल पोजीशन में 2p बाई आर क्यू। तो 2p, तो p की जगह क्या लिखेंगे p1, तो 2p1 बटा में आर क्यू क्यों, डिस्टेंस आपका o से p तक का r है, ठीक है। तो 2p1 बाई आर क्यू, तो 1/4π02। अब p1, तो p1 का वैल्यू आपको बताए हैं ना, p1 p cos थीटा बाई आर क्यू। अब हम लोग क्या करेंगे, अब तो इसके चलते निकाल दिए, किसके चलते, p cos थीटा के चलते p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिए। अब निकालेंगे p sin थीटा के चलते p पॉइंट पे, और इक्वाटोरियल वाला फार्मूला लगाएंगे। तो देखिए, एंड सिंस पॉइंट p इज ना इन इक्वाटोरियल पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू कंपोनेंट p2, और पॉइंट p जो है ना इस p2 के रिस्पेक्ट में इक्वाटोरियल पोजीशन पे है, तो so the electric field at point P due to it will be E2 बराबर 1/4πε0। सब लोग बोलिए क्या होता है इक्वाटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला, 1/4πε0 P बाई आर क्यू। तो 1/4πε0 P के जगह क्या लिखेगा, P2 बाई आर क्यू, तो आर क्यू, तो P2 मतलब P sin थीटा, तो P sin थीटा बाई आर क्यू हो गया। E1 हमने निकाल दिया, E2 हमने निकाल दिया। अब देखेंगे E1 और E2, पॉइंट P पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया, E1 और E2, E1 E2। अब हमको दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब एक बात और आपके माइंड में चल रहा होगा कि अच्छा एक बात बताइए सर, ना आप फिगर बड़ा सुंदर बनाते हैं ना, आप अपने से सर E1 को इधर कैसे कर दिए, इसी डायरेक्शन में आ गए सर, और E2 को आप इधर कर दिए, ठीक है। इसका क्या रीजन सर, E1 इधर नहीं जा सकता है, इधर नहीं आ सकता E1, ना E2 इधर नहीं जा सकता है, सर क्या रीजन है, ये रीजन बताइए। तो देखिए बाबू, हम बताए थे, आप लोगों को गौर कीजिएगा कि अगर ये माइनस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, और ये पॉइंट O है, अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल है, बन गया ये इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के अगर एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखा जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक्सियल पोजीशन में ना एक्सिस के ही डायरेक्शन में होता है। आप पीछे थ्योरी को थोड़ा सा देख लीजिएगा, एक्सियल पोजीशन में हम जो प्रूफ किए हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे, तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल के वजह से अगर एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही होता है जो कि एक्सिस का डायरेक्शन होता है। तो एक्सिस का डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू है ना, तो जो एक्सिस का डायरेक्शन है वही क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो बताइए, आप एक्सियल पोजीशन है ना P पॉइंट पर निकाल रहे हैं, P cos थीटा ना के किस पोजीशन में है पॉइंट P, एक्सियल पोजीशन में, तो P cos थीटा की वजह से जो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, तो इसके एक्सिस के ही डायरेक्शन में होगा। तो P cos थीटा किधर टूटा है, ऐसे ही ना, तो इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ जाएगा वो, ठीक है, इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ जाए, तो E1 का डायरेक्शन इधर हो गया, ठीक। अब आपको टेंशन हो गया सर E2 के बारे में बताइए। तो एक बात बताइए, E2 किसके द्वारा प्रोड्यूस हुआ है, P sin थीटा के द्वारा, और P sin थीटा के द्वारा P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है वो कौन सा कंडीशन है, इक्वाटोरियल पोजीशन। और इक्वाटोरियल पोजीशन में आपको बताए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है उसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस के पैरेलल भी होता है और अपोजिट भी होता है, यानी हम बताते हैं एंटी पैरेलल होता है ना। तो बताइए इसका डायरेक्शन P sin थीटा का एक्सिस इधर की ओर, तो इसके एंटी पैरेलल, तो एंटी पैरेलल मतलब अपोजिट भी ले जाना है और पैरेलल, तो डायरेक्शन इधर हो गया। अब E1 E2 का डायरेक्शन के बारे में समझ में आ गया। अब बताइए, अब जब इन लोग के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो बाबू यही चीज़ ना यहाँ पर बन गया है, इसी को हम लोग आगे, इसका डायरेक्शन है वही E1 का भी डायरेक्शन है, और P sin थीटा इधर है, तो फर्क पड़ा कि ये अपोजिट में है, लेकिन होगा E1 E2 के बीच का भी एंगल तो 90 डिग्री होगा। तो अब हम लोग चलेंगे E1 और E2 दोनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए, ठीक है ना। अब चूंकि दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया है 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, वेक्टर वाला, r बराबर a² + b² + 2ab cos थीटा का अंडर रूट। तो आइए हम लोग लगाते हैं वो फार्मूला,
ठीक है। तो नाउ सिंस E1 एंड E2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ना E1 और E2 जो हैं, E1 और E2 परपेंडिकुलर हैं, ठीक है ना। सो द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी E। हम रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या मान लिए, E मान लिए, और E बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ए के जगह E1 का स्क्वायर, बी के जगह E2 का स्क्वायर, ना 2ab के जगह 2E1 इंटू E2 cos थीटा के जगह cos थीटा। तो E1 का स्क्वायर, E2 का स्क्वायर, 2E1 E2 इंटू cos थीटा के जगह कितना रखेंगे, 90 डिग्री। कितना रखेंगे, 90 डिग्री। E1 E2 के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो अब चलिए, अब बताइए cos 90 डिग्री का वैल्यू 0, 0 गुना सब कुछ इतना 0, तो बच गया E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर। अब E1 स्क्वायर का वैल्यू आप निकाल चुके हैं, तो रख दीजिए E1 का वैल्यू कितना रखे हैं, E1 का वैल्यू यहीं पे है ऊपर में देखिए 1/4πε0 2p cos थीटा बाई आर क्यू। तो 1/4πε0 2p cos थीटा बाई आर क्यू, और इतना का होल स्क्वायर, ठीक। अब E2 का वैल्यू रखेंगे प्लस 1/E2 का वैल्यू देखिए कितना है, 1/4πε0 p sin थीटा बाई आर क्यू। तो 1/4πε0 p sin थीटा बाई आर क्यू का होल स्क्वायर, स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। अब बताइए, जब ये पूरा का होल स्क्वायर है तो 1/4πε0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, p का स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर, cos का स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा, आर क्यू का स्क्वायर करेंगे तो आर के पावर 6 हो जाएगा। 1/4πε0 का स्क्वायर तो 1/4πε0 का होल स्क्वायर कर दिए, p का स्क्वायर तो p स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा, आर क्यू का स्क्वायर तो आर टू द पावर 6। अब इस टर्म को और इस टर्म को देखिए गौर से, और देख रहे हैं तो आपको कॉमन दिखाई दे रहा है। 1/4πε0 का होल स्क्वायर कॉमन ले लिए दोनों में, पी स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लिए, आर के पावर 6 कॉमन है वो भी कॉमन ले लिए। इसमें क्या बचेगा, 4 cos स्क्वायर थीटा, और इसमें बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। तो अब चलिए, अब हम लोग स्क्वायर रूट के बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। तो एक बात बताइए, ये स्क्वायर इसका पावर कितना है, 2, यानी ये 2 ठो है, तो रूट के बाहर निकलेगा कितना, सिर्फ 1/4πε0। ये पी स्क्वायर है तो रूट के बाहर p निकलेगा, ठीक है ना। ये आर का पावर 6 है तो रूट के बाहर आर के पावर 3 निकलेगा। ये 4 cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही रह गया। अब चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो 1/4πε0 p बाई आर क्यू। अब ये 4 cos स्क्वायर थीटा को आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि 3 और 1 4 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा साइड में। अब बोलिएगा सर ऐसा क्यों लिखें, तो आप खुद ही देख लीजिए, इसका वैल्यू अगला स्टेप में हम 1 लिख देंगे, इसलिए ऐसा लिख रहे हैं। तो 1/4πε0 p बाई आर क्यू, 3 cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। तो इस तरह से आपको किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला मिल गया 1/4πε0 p बाई आर क्यू, और ये इसको उल्टा करके लिखे हैं 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। समझ में आया। तो ये हो गया फार्मूला किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के वजह से किसी भी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला। अच्छा, अब आपके मन में एक सवाल चल रहा है कि सर ये बात बताइए कि जब हम लोग रिजल्टेंट निकाल दिए E1 E2 का, रिजल्टेंट E आया और उसका सर हम लोग रिजल्टेंट का फार्मूला इतना आ गया सर, तो ये तो सर मैग्नीट्यूड निकालने का ना फार्मूला हुआ आया सर, जो मतलब E1 और E2 दो आपका सर इलेक्ट्रिक फील्ड आया P पॉइंट पे, तो P पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E का मैग्नीट्यूड ना सर मिलेगा इस फार्मूला से। बिल्कुल सही। तो सर हमको डायरेक्शन के बारे में बताइए ना सर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होना चाहिए ना, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन सर इसका किधर जाएगा। तो आइए इसके डायरेक्शन के लिए बताते हैं। तो डायरेक्शन का मतलब होता है एंगल बताना, एंगल बताना कि ये आपका जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ई, वो किसी भी लाइन के साथ, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं ओपी लाइन के साथ, ओपी के साथ कितना एंगल बना रहा है, ठीक है ना। ये डायरेक्शन को बताना है कि ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ना ओपी लाइन के साथ ना कितना एंगल बनाएगा। तो लेट कर लेते हैं कि अल्फा एंगल बनाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, हम जो अब समझाएं उसको लिखते हैं कि लेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ई
मेक्स अल्फा एंगल विथ ओपी। हम लोग मान लिए कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो ई है वो ओपी के साथ आगे बढ़ा के थोड़ा सा देखिए, पी को और आगे बढ़ा दी, ओपी के साथ अल्फा एंगल बनाता है। तो बाबू अल्फा एंगल बनाता है तो अब गौर कीजिएगा ना थोड़ा सा, ठीक है ना, ये अल्फा एंगल बन गया। ठीक, अब इसको थोड़ा सा आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फर्स्ट ईयर में पढ़ाए हैं, ठीक है ना, तो इसको हम कंप्लीट करते हैं, एक पैरेललोग्राम बनाते हैं ऐसे करके, डॉटेड लाइंस ऐसे, ठीक है। तो बताइए ये वाला क्या लाइन है आपका E2 है, तो ये जब E2 है तो इसके सामने उस तरफ भी ये जो ऐसे डॉटेड आया वो भी E2 हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला क्या है आपका E1 है ना, तो ये सामने वाला भी क्या हो जाएगा E1। तो अब यहाँ पे आप इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ऐसे इसमें बात कर रहे हैं, tan अल्फा निकालिए तो tan अल्फा बराबर P/B हो जाएगा। तो tan अल्फा, तो P का वैल्यू कितना है E2 हो जाएगा, सामने वाला P होता है तो E2 निकल गया, और बाई B कितना, तो B माने बेस, तो बेस क्या है E1, तो E1 लिख दीजिए। तो इस तरह से आप समझ गए tan अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा P/B E2/E1, कोई दिक्कत। अब tan अल्फा बराबर E2/E1, तो E2 का वैल्यू रख दीजिए, आपको बताया था ना E2 का वैल्यू आपको यहाँ पर पता है, देखिए E2 का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P sin θ/r3, तो रख दिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P sin θ/r3। फिर E1 का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 2 P cos θ/r3 रख दिए ना, ये कैंसिल, R3 से R3 कैंसिल, बच गया P sin θ/2 P cos θ, P से P कैंसिल, साइन बाई कॉस tan थीटा, फिर 1/2। अब अल्फा निकालिए तो tan इनवर्स 1/2 tan थीटा, ठीक है। तो ये अल्फा, ये कौन सा एंगल था, ये अल्फा एंगल था ना, कि ये अल्फा कौन सा एंगल था, अल्फा एंगल था किसके द्वारा, इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा ओपी के साथ, ये ओपी है ना, ओपी के साथ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा बनाया गया एंगल था अल्फा। तो हमको पता चल गया ना कि ये जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ये ई है, यहाँ पर देखिए गौर कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ई, वो ओपी के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, और अल्फा का वैल्यू हम कहाँ से देंगे, tan इनवर्स 1/2 tan थीटा, ठीक है। तो चलिए इस तरह से मेरा ये टॉपिक खत्म होता है, लेकिन अब दो इम्पोर्टेंट बात और बच गया, ठीक है। तो चलिए, जैसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप बोलिएगा कि सर आज का टॉपिक जो हम लोग पढ़ें उसमें आप सर क्या पढ़ें, आज सर आप ये पढ़ें कि किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के मदद से किसी भी पॉइंट पी पर, याद रहे किसी भी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला बताएं सर आप। तो सर किसी भी पॉइंट पी कहने का मतलब सर वो पॉइंट पी एक्सियल पोजीशन में भी हो सकता है, इक्वाटोरियल में भी, इक्वाटोरियल पोजीशन में भी हो सकता है। क्योंकि आप बोल रहे हैं सर किसी भी पॉइंट पी पर ना, मतलब पॉइंट पी कहीं पर भी रह सकता है, आपके कहने का मतलब ये ना हुआ। तो बिल्कुल, तो जब आपके कहने का मतलब है कि किसी भी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फार्मूला मतलब आज हम लोग पढ़ें ये, तो क्या सर इस फॉर्मूले से, चूंकि किसी भी पॉइंट पी पर कहने का मतलब होता है कि किसी भी पॉइंट पी कहने का मतलब क्या है कि आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, एक्सियल पोजीशन पर भी पॉइंट पी रहेगा, इक्वाटोरियल पोजीशन पे भी पॉइंट पी रह सकता है। तो क्या जब आप बताए हैं कि न ये जो फार्मूला है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल के वजह से कोई भी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फार्मूला है, तो क्या सर हम इस फार्मूले का ही प्रयोग करके अगर कोई पॉइंट एक्सियल पोजीशन में हो तो हम एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाल सकते हैं सर। क्योंकि आप पहले ही बता दिए हैं कि ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले के द्वारा इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल सकते हैं। तो किसी भी पॉइंट पर निकाल सकते हैं, तो हमारा क्वेश्चन है सर कि क्या हम एक्सियल पोजीशन में अगर कोई पॉइंट प्रेजेंट रहे तो हम क्या निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अगर पॉइंट न इधर प्रेजेंट रहे एक्सियल पोजीशन में, ठीक है, अगर पॉइंट इसका इक्वाटोरियल पोजीशन में ऐसे प्रेजेंट रहे, इधर प्रेजेंट रहे, तो क्या सर हम इसी फार्मूले का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। तो जी आप सही सोच रहे हैं, क्योंकि ये किसी भी पॉइंट के लिए फार्मूला है, तो जाहिर सी बात है एक्सियल पर भी और इक्वाटोरियल पोजीशन पर भी अगर कोई पॉइंट रहे तो इस फार्मूले का प्रयोग करके आप निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल। तो चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं कि अगर पॉइंट पी, इफ द पॉइंट पी इज प्रेजेंट ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल,
अगर पॉइंट पी डाइपोल के एक्सिस पे रहे, दैट इज मतलब इफ पॉइंट पी इज इन एक्सियल पोजीशन, अगर पॉइंट पी एक्सियल पोजीशन में रहेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल के, देन थीटा बराबर 0। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा रहे थे उस समय भी बताया था कि अगर पॉइंट पी एक्सियल पोजीशन में रहता है तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक्सिस और ओपी के बीच बनने वाला जो एंगल होगा ना 0 हो जाएगा। एक्सियल पोजीशन में अगर पॉइंट पी रहता है तब 0 हो जाएगा, और यही इक्वाटोरियल पोजीशन में पॉइंट पी रहता है तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, पूरा ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो हम लोग एक्सियल पोजीशन की बात कर रहे हैं तो थीटा बराबर 0। तो अब हम इस फार्मूला का प्रयोग करके निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सो इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्सियल पोजीशन विल बी ई बराबर 1/4π0 पी बाई आर क्यू, तो 1 बाय और √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, तो 1/4πε पी बाई आर क्यू ऐसे ही रह गया, √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा का जगह 0 डिग्री, चूंकि एक्सियल पोजीशन में पॉइंट पी है तो यहाँ से cos 0 का वैल्यू 1 और 3 + 1 4 और 4 का अगर हम लोग स्क्वायर रूट निकाले तो 2 आएगा, 2 से गुना कर दिए 2p बाई आर क्यू, है ना। तो हम किस फार्मूला का यूज़ किए, हम इस फार्मूला का यूज़ किए जो कि किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फार्मूला है, और हमको आया क्या, एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड। और याद कीजिए एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रूफ जब हम किए थे तो इतना ही आया था ना। तो कंफर्म हो गए आप लोग कि इस फार्मूले का प्रयोग करके हम किसी भी पॉइंट पी पर, मतलब अगर वो एक्सियल पोजीशन में भी अगर पॉइंट पी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इक्वाटोरियल पोजीशन में निकाल कर देखते हैं। तो कंडीशन वही रहेगा, बस थीटा की जगह 90 डिग्री पुट करेंगे हम लोग। तो इफ द पॉइंट पी इज प्रेजेंट इन इक्वाटोरियल पोजीशन ऑफ डाइपोल देन थीटा विल बी 90 डिग्री। बताए भी थे, या अगर ये पॉइंट पी इक्वाटोरियल पोजीशन में अगर ऐसे प्रेजेंट होता है ऐसे, तो पॉइंट पी यहाँ पर प्रेजेंट है तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा पूरा। और जब 90 डिग्री हो जाएगा तो फार्मूला लगाइए इलेक्ट्रिक फील्ड, इस फार्मूले को, ये वाला जो किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फार्मूला है उस फार्मूला से चलते हैं। 1/4πε0 पी बाई आर क्यू, 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा की जगह 90 डिग्री, cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 और 3 × 0 कितना 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 × 0 क्या हो जाएगा 0, तो 0 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 1, तो 1/4πε0 पी बाई आर क्यू, और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही आएगा, और 1 से इतना में गुना करेंगे तो वही चीज़ आ जाएगा। तो ये हो गया 1/4πε0 पी बाई आर क्यू, ये क्या इक्वाटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस फार्मूला का यूज़ करके आप निकालें, कौन सा फार्मूला का यूज़ करके निकालें आप, जो कि एनी पॉइंट वाला फार्मूला का यूज़ करके निकालें आप ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, ठीक है। और एनी पॉइंट वाला फार्मूला का प्रयोग करके निकाले, लेकिन निकला किसका, इक्वाटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप कंफर्म हो गए कि इस किसी भी पॉइंट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल वाले फार्मूले का प्रयोग करके हम एक्सियल पोजीशन और इक्वाटोरियल पोजीशन दोनों में ना इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से आज का मेरा टॉपिक समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छा, आप लोग ना वीडियो को शेयर ज़रूर करें, इसलिए नहीं कि मेरा चैनल ज़्यादा फेमस हो, न बल्कि इसलिए कि आपके कोई दोस्त न जो कि लॉकडाउन का मतलब स्थिति में इधर उधर कहीं गए हैं, गांव में फंसे हैं, कहीं पर भी हैं, तो प्रयास करें कि उनके तक वीडियो शेयर करें ताकि वे भी आपके जैसे अपने पढ़ाई को जारी रख सकें। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए इस बात को गौर कीजिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।